गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है अनुसंधान एवं उपक्रम। यहाँ पर जो है एक चित्र दिया गया है, पेंट है जो कि एक पेंट है, ये लो। इसके अलावा यहाँ पर दो छात्रा बैठकर उस चित्र को जो है कॉपी कर रही हैं, देखकर बना रही हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान एवं उपक्रम। शिल्प अन्वेषण पर आवंटित दीर्घ कार्य 11वीं एवं 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए आवंटित दीर्घ कार्य प्रचलित शिल्प परंपरा का वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रलेखन होगा। दीर्घ कार्य निम्न बिंदुओं पर केंद्रित होगा। शिल्प परंपरा और शिल्प का इतिहास जानेंगे। दर्शन शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र जानेंगे। पदार्थ, प्रक्रिया और तकनीकें, पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था एवं विपणन, अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण। उपर्युक्त विषयों एवं आवंटित किए गए दीर्घ कार्य की आयोजन, निष्पादन और प्रस्तुतिकरण की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। इसे 4 से 6 छात्रों के समूह में किया जा सकता है और शिल्पकार किसी विशेष परंपरा के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। कक्षा 11वीं के छात्र और शिल्पकार विशेष शिल्प परंपरा में एक साथ काम कर सकते हैं। यदि विद्यालय एवं छात्र सुविधापूर्ण पाए तो कक्षा 12वीं के छात्र अन्य क्षेत्र के शिल्प समूह पर काम कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में छात्र अध्यापकों के साथ क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न शिल्प परंपराओं, उसके इतिहास, वितरण इत्यादि पर विचार विमर्श कर सकते हैं। वे इंटरनेट साधन संपन्न व्यक्तियों और पुस्तकालय एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सभी उपलब्ध सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। शिल्प के विभिन्न पहलुओं पर क्या व्यापक डेटा प्राप्त करने के लिए छात्र साक्षात्कार सूची तैयार कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि किन किन शिल्पकारों का साक्षात्कार किया जाना है और किन स्थानों पर दौरा किया जाना है इत्यादि। शिक्षक छात्रों को अवश्य दें कि शिल्पकारों और समुदाय के अन्य लोगों के साथ कैसे बातचीत की जानी चाहिए। छात्र शिल्पकारों से कुछ वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। उनकी अनुमति लेकर फोटो खींच सकते हैं और चित्र इत्यादि बना सकते हैं। बाद में वे अपने प्रस्तुतिकरण और परियोजना रिपोर्ट में इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। प्रलेखन के पश्चात छात्र विद्यालय सभा में, कक्षा अथवा अभिभावक शिक्षक बैठक में इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। क्षेत्र अध्ययन को तार्किक दृष्टि से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तीनों ही अंतर्निर्भित और समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। पृष्ठभूमि, अनुसंधान और उपक्रम। क्षेत्र कार्य, संगठन और डेटा प्रस्तुतिकरण। विद्यालय में क्षेत्र अध्ययन आरंभ करने से पहले भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को आरंभ किया जाए। 6.1 जो है क्रियाकलाप 6.1 है।
साधन संपन्न व्यक्ति जो है खोजना। प्रत्येक समूह को आवंटित किए गए दीर्घ कार्य हेतु विद्यालय के बाहर कम से कम एक साधन संपन्न व्यक्ति के मार्गनिर्देशन और सहयोग की निश्चित तौर पर जो है आवश्यकता होगी। ऐसे साधन संपन्न व्यक्तियों को शिल्प, कस्बे एवं शहर के संबंध में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साथ ही वह शिक्षक और छात्रों को संबंधित शिल्पकार उनके कार्य रहने के स्थान हेतु मार्गनिर्देशन करने और शहर में विशिष्ट शिल्पकला से जुड़े अन्य साधन केंद्र जो है संग्रहालय, शिल्प विद्यालयों, सहकारी समितियों इत्यादि के बारे में बताने में सक्षम होनी चाहिए। साधन संपन्न व्यक्ति की साधन वस्तुओं जो है संसाधन वस्तुओं जैसी पुस्तकों की छायाचित्र, फिल्मों, स्लाइडों इत्यादि आदि तक पहुंच होनी चाहिए। ये सभी संसाधन उसके प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। छात्रों को विशेषज्ञ से आवश्यकता जानकारी प्राप्त होगी और इससे भी बढ़कर इस बातचीत से वे कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। संबंधित शिक्षकों को पहले से ही साधन संपन्न व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए। शिक्षकों को इस संपूर्ण योजना की संकल्पना साधन संपन्न व्यक्ति को बताने के लिए उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए, ताकि जैसे ही स्कूल खुले उन्हें छात्रों से मिलकर इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर सकते। शिक्षक इस संबंध में बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि साधन संपन्न व्यक्ति 16 से 17 वर्षीय छात्रों के साथ उनके स्तर पर अनौपचारिक रूप से बातचीत करने, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने और साथ ही उनकी रुचि को बनाए रखने में सक्षम होगा या नहीं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, मिट्टी के जो है बर्तन बनाते हुए। अनुसंधान और उपक्रम। साधन संपन्न व्यक्तियों परियोजनाओं अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के रोचक क्रियाकलाप, उदाहरण के लिए क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद, आवासीय शिविर इत्यादि हेतु उपलब्ध होनी चाहिए। छात्र भावी संदर्भ के लिए साधन संपन्न व्यक्ति के साक्षात्कार अथवा वार्ता को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुस्तकालय कार्य यहाँ पर दिया गया है, एक पुस्तकालय आप देख सकते हैं। हम देखेंगे पुस्तकालय में कौन कौन सी बुक रखी है, बहुत सारी। यहाँ पर एक लिखा हुआ आर्ट की बुक रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बुक्स रखे गए हैं, हम देखेंगे। यद्यपि आज कई शहरों और विद्यालयों में पूर्ण सुविधा युक्त पुस्तकालय है, लेकिन सभी छात्र अधिक प्रभावी रूप से और पूरी क्षमता से उनका प्रयोग करना नहीं जानते हैं। यहाँ पर इस संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। पुस्तकालय जाने से पहले विषय का अवश्य निर्णय कर लें, जो है रुचि के अनुसार। जिन विषयों की आवश्यक सूचना है उन्हें विभिन्न उप विषयों में विभाजित कर लें। उदाहरण के लिए शिल्प विशेष का इतिहास,
शिल्प विशेष प्रचलन का क्षेत्र, डिजाइन का प्रभाव एवं समावेश, संरक्षण इत्यादि। पुस्तकालयों को सामान्यतः विषय, शीर्ष अथवा लेखक के अनुसार या तो कार्ड विषय सूची या कंप्यूटर विषय सूची प्रयोग प्रणाली में व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष उस शेल्फ के बारे में सुझाव दे सकते हैं जिसमें उसकी रुचि के अनुसार पुस्तकें मिल सकती हैं, अथवा उस परियोजना संबंधी सामग्री के लिए एक विशेष शेल्फ का निर्माण कर सकते हैं। 2 या 3 पुस्तकों का चयन करें और जो अच्छी हो और जिसमें आवश्यक जानकारी हो। पुस्तकों का चयन करने के बाद उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखें। अधिकतर संदर्भ पुस्तकों के अंत में एक विषय सूची होती है जिसमें विषयों और शीर्षकों को दर्शाया जाता है और उनके सामने पृष्ठ संख्या दी जाती है। विषय सूची संदर्भों के माध्यम से शीघ्रता से पृष्ठों को पलटकर देखें। जो जानकारी आप ढूंढ रहे हैं उसके मिलने पर उपशीर्षक के अंतर्गत सूचनाओं को वर्गीकृत करें। बिंदुओं के रूप में नोट्स बनाना आरंभ करें और अन्य पुस्तकों से अतिरिक्त बिंदु जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान ही छोड़ें। याद रखें, एक विषय की अधिकांश पुस्तकालयों में एक समान सामग्री की दी जाती है, इसलिए विभिन्न विचार बिंदुओं का समावेश करते हुए वही सामग्री नोट कर जो नई हो। नई सामग्रियों का नाम नोट कर लें। यह सुनिश्चित करें कि आप कुछ बेहतरीन उपकरणों को एकत्र करते हुए अपनी भाषा में ही बिंदुओं को लिखें। निम्नलिखित उदाहरण एक पारंपरिक शिल्पकार के जीवन और कार्य पर बदलते परिवेश के प्रभाव को वर्णित करता है। परंपरा की डोर। उसमें अपने चोली नुमा ब्लाउज में फुंदने वाली डोरी लगाने के लिए कहिए, वे जरूर लगाएंगे। शादी के बाद अगर आप मोटी हो जाती हैं तो खुशी खुशी आपके कुर्ते के मार्जिन को खोलकर ढीला कर देंगे, जिसे आप अनुमान स्वरूप पहले ही छोड़ देते हैं। व्यवहारिक रूप से हर शहर में दर्जी को ग्राहकों के सनकीपन को झेलना पड़ता है, जो अपनी कल्पना के अनुसार ही अपने कपड़े सिलवाना चाहती है। व्यक्तिगत सेनाओं के बावजूद उनकी विशेषज्ञता को विशेषज्ञता की मांग घट रही है और ऐसा बाजार में रेडीमेड पोशाकों के आने के कारण हुआ है। रेडीमेड पोशाकों की क्रांति की मार झेल रहे हैं। दर्जी अपने छोटे व्यवसाय के साथ भीड़ भाड़ वाले बाजारों के हर कोने में सहजता से रचे बसे जाते हैं। भीड़ भाड़ वाले सरोजनी नगर बाजार में एक रिटेल दुकान के बाहर छोटी सी जगह के लिए एक दर्जी को 200 रुपये प्रतिदिन का किराया देना होता है। ग्राहकों की कमी से परेशान हुआ कहता है कि मैं तो चाहता हूँ
कि सभी रेडीमेड कपड़ों की दुकानें बंद हो जाएं। उनकी वजह से मेरा काम बंद पड़ा है। पुरुषों की पैंट सिलने और उसका व्यवसाय जो कभी बहुत अच्छी थी, अब समाप्त हो चुका है। छोटे मोटे कामों जैसे साड़ी पर फॉल लगाना, कुर्ता ढीला करना आदि निरंतर मांग से ही उनका अस्तित्व बना हुआ है। पहले 2 से 3 कारीगर मेरे साथ थे, अब मैं अकेला हूँ। मंदी के बावजूद अपनी दक्षता में उसका आत्मविश्वास इस रूप में जो है झलकता है कि वह फुटपाथ पर सिले गए एक ब्लाउज के लिए 150 रुपये लेता है। शंकर बाजार के कई गलियारों में से एक में स्थित एक छोटी सी टेलरिंग शॉप के मालिक ने इच्छा जताई है कि काश यहाँ की लड़कियाँ रेडीमेड गारमेंट की ओर इतना आकर्षित नहीं होती हैं। यद्यपि कुछ नियमित ग्राहक एकदम सही फिटिंग के लिए उसके पास आते रहते हैं, लेकिन मजाकिया अंदाज में वह यह स्वीकार करता है कि आजकल उसका सबसे वफादार ग्राहक उसकी पत्नी है। शहर में रहने वाली कई लड़कियों के लिए स्थानीय दर्जी का तब अत्यधिक महत्व होता है जब किसी शादी में जाने के लिए उसके एक फैंसी कुर्ता चूड़ीदार चाहिए हो। अब उनके वार्डरोब पश्चात फैशन के प्रचलित कपड़ों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिन्हें वे बाजार जाकर खरीद सकते हैं। किसी समय में शहर के तड़क भड़क लोगों के पसंदीदा बाजार चांदनी चौक में ग्राहकों की संख्या में कमी आई, जहां पर कभी अलंकृत जीवन शैली के लिए उपयुक्त डिजाइन और सिलाई किए गए कपड़ों की मांग होती थी। सीताराम बाजार में एक पुरानी टेलरिंग शॉप के मालिक उस समय को याद कर सकेंगे। भावुक हो जाते हैं जब छोटी सी दुकान में राजशाही और प्रधानमंत्रियों के लिए कपड़े सिले जाते हैं। उनके पिता ने लगभग 1950 में यह दुकान खोली थी और उन्होंने अपने युवा काल में लाल बहादुर शास्त्री के लिए कुर्ते, गला जैकेट और पैंट और पैजामे सिले। अब उनके हाई प्रोफाइल ग्राहक नहीं और उसमें पेंट सिलवाने वालों में मोटी तोंद वाले स्थानीय लाला अधिक हैं। शहर में पुरुषों के टेलर अपने व्यवसाय में घटती संभावनाओं को देखते हुए रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर, सूट लेंथ के रिटेल व्यवसाय में लगे गए ताकि वे अपने ग्राहकों को बनाए रख सकें और साथ ही युवाओं को भी आकर्षित कर सकें। कनॉट प्लेस में एक दुकान के मालिक का मानना है कि हाथ में बनी हुई कमीज की बराबरी बड़े बड़े ब्रांड भी नहीं कर सकते हैं।
हालांकि वे रेडीमेड शर्ट की रिटेलरिंग करते हैं, लेकिन जो पुराने दिल्ली वाले हमारे जानकार हैं अभी भी अपनी कमीजें सिलवाना ही पसंद करते हैं। कनॉट प्लेस में पुरुषों के लिए टेलरिंग की सबसे पुरानी दुकानों में से एक कार्यरत मास्टर जी महसूस करते हैं कि आजकल ऑर्डरों में जो गिरावट आई है वह मात्र मौसमी तथ्य है। सदियों का सीजन निस्संदेह व्यस्त होता है। दर्जी द्वारा सिले हुए सूट अधिकांशतः प्रौढ़ ग्राहकों में ही लोकप्रिय हैं। युवा वर्ग तो नए ब्रांडेड कपड़े ही पसंद करते हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके युवा ग्राहक चुस्त दुरुस्त स्टाइल्स पर जो है अधिक ध्यान देते हैं। कई बार अपना पसंदीदा जो है कट दिखाने के लिए वे फैंसी कैटलॉग भी साथ ले जाते हैं। पुरुषों की पारंपरिक टेलरिंग की दुकानें इस ट्रेंड को भुना रही है और इस व्यवसाय के एक पुराने खिलाड़ी का कहना है सही है। युवा महिला एग्जीक्यूटिव साक्षात्कार अथवा किसी प्रस्तुतिकरण से पहले अक्सर हमारे पास आती है। इस दुकान में विदेशी ग्राहक के लिए जोधपुरी सूट भी जो है सिले जाते हैं। इसके साथ ही रेडीमेड शर्ट और सूट लेंथ के लिए भी यह दुकानें बहुत प्रसिद्ध है। दरियागंज में ड्रेपर्स की एक दुकान ने भी घटी हुई मांग को देखते हुए रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय भी आरंभ कर दिया, लेकिन अपने क्षेत्र के अन्य शिल्पकारों की तरह इस दुकान का मालिक अपने टेलरिंग व्यवसाय को बंद नहीं करना चाहता। अपने अचकनों और शेरवानियों की सफाई में सिलाई को गर्व से देखते हुए वे बताते हैं कि मेरे ग्राहक में NRI भी शामिल हैं जो मेरे पास अपना नाप छोड़ जाते हैं और आशा करते हैं मैं इन्हें उन तक पहुंचा दूंगा। पहले एक कारीगर को एक कोट सिलने में कम से कम 3 दिन लगते थे। कोट के अंदर की लाइनिंग को पूरी तरह हाथ से सिला जाता था। अब तकनीकी उत्कृष्ट के कारण 15 मिनट में कोट सिलना संभव है। 15 मिनट में कोट की सिलाई कर बेहतर व्यापार किया जा सकता है। तथापि निपुण दर्जी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हुए सुनियोजन कौशल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अपने व्यवसाय में वाणिज्य और प्रतिभा के बीच के संघर्ष को वे एक समय में सिलाई के सिद्धांत के द्वारा जारी रखना चाहते हैं। ऐसा जो है राधिका ओबराय संडे टाइम्स ऑफ द इंडिया में कहते हैं। यह लेख टेलरिंग व्यवसाय में बदलती प्रवृत्तियों का अच्छा उदाहरण है। यह उदाहरण हमारे पड़ोस के किसी भी पारंपरिक व सुनियोजन टेलर हो सकता है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। लिखा है इसमें उपर्युक्त वर्णित स्थितियों के आधार पर एक केस स्टडी तैयार कर लगभग 1000 रुपयों जो है शब्दों में किसी समाचार पत्र के लिए लेख लिखें। यह भी बताइए कि निरंतर बदलते हुए फैशन
शिल्पकार समुदाय को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए आप कई शिल्पकारों का साक्षात्कार ले सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। मानचित्रों का उपयोग। मानचित्र पहले से एकत्रित व आकर्षित ढंग से लिखी गई सामग्री को संक्षेप में दिखाने का चित्रात्मक तरीका है। यद्यपि छात्र मानचित्र बनाने और इसे भरने के लिए क्रियाकलाप से पहले से परिचित हैं, पर उन्हें इसे प्रस्तुत करने का भिन्न लेख प्रभावित तरीका जो है सिखाया जाता है। इस परियोजना हेतु छात्र निम्न बिंदुओं दर्शाने के लिए मानचित्र बना सकते हैं। शिल्प यात्रा। कच्चा माल किस क्षेत्र में आता है। संपर्क, इसे कौन बनाता है और इसका उपयोग कौन करता है। शिल्प समुदाय शहर, कस्बे, गांव में कहाँ रहता है, कार्य करता है और अपना सामान बेचता है। कक्षा में विभिन्न समूहों द्वारा अलग अलग राज्य, भारत और विश्व पर केंद्रित कई प्रकार के नक्शे बनाए जा सकते हैं। इसमें निम्न कुछ प्रविधियां सहायक हो सकती हैं। चिन्हित करने के लिए कार्डबोर्ड कटआउट का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की रीजनिंग ड्राइंग पिनों से क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है। यात्रा मार्गों को दर्शाने के लिए रंगीन धागों का उपयोग किया जा सकता है। शिल्प से संबंधित चिन्ह बनाएं और साथ में उनका स्पष्टीकरण भी दें। और भी अधिक व्यवसाय नक्शे तैयार करने के लिए आप इनमें कार्ड टच अथवा सुसज्जित पैनलों का उपयोग कर सकते हैं। नक्शे का शीर्षक अथवा इन्हें चिन्हों का स्पष्टीकरण दिया गया हो। कार्ड टच को अक्सर फूल, पत्तियों अथवा पक्षियों के चित्रों से अच्छी तरह से जो है सजाया जाता है। आप टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी नक्शों के लिए काथा मैटिंग की एम्ब्रॉयडरी का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार में पटरी परंपरा या विभिन्न भागों में प्रचलन तकनीकों के लिए घड़े के भीतर डिजाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसे विचार के लिए ऐतिहासिक पुस्तकों में पुनः प्रस्तुत किए गए प्राचीन मानचित्र को देखें। अपने मानचित्र को प्राचीन रूप देने के लिए सर्वप्रथम कागज के ऊपर गर्म टीबैग को रगड़ें। इससे आपके कागज का रंग पुराने कागज की तरह जो है असमान हल्का भूरा जैसा हो जाएगा। विवरण के लिए पानी के रंगों से पेंट करें और मानचित्र तैयार होने के बाद इस पर मुड़ी तुड़ी क्रीज लाने के लिए इसे कई बार मोड़ें।